जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई है। इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगा है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इस्माइल हानिया को 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। लेकिन कौन था ये इस्माइल हानिया? इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान मिस्र से गाज़ा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाकर हानिया ने अपनी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ा ली। 2014 में हमास ने सभी व्यापार पर यानी सभी बिजनेसेस पर 20% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन टैक्सेस की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर करोड़पति बन गए थे। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह थी कि इस्माइल हानिया इजरायली सुरक्षा बलों के निशाने पर था। इस्माइल हानिया कतर में रह रहा था और बताया जाता है कि वहाँ वह बेहद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसने उसको अपने ऑफिस में बैठकर टीवी पर देखा था और हमले का समर्थन किया था। दोस्तों, इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को गाज़ा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था जिसका नाम था शाती रिफ्यूजी कैंप। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाज़ा पट्टी हमेशा से विवाद का कारण रही है। ऐसे में गाज़ा पट्टी में रहने के दौरान इस्माइल हानिया के मन में फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की इच्छा पनपी। इस्माइल हानिया का परिवार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है और उसके 13 बच्चे हैं। हालांकि बीते दिनों एक इजरायली हमले में उसके 3 बेटों समेत परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। इस्माइल हानिया ने गाज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरब लिटरेचर में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहा था उसी दौरान वह हमास के कॉन्टैक्ट में आया। इस्माइल हानिया मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़ा और यूनिवर्सिटी में वह मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टूडेंट विंग का प्रमुख भी रहा। इस्माइल हानिया 90 के दशक में हमास से जुड़ा और शुरुआत में वह हमास की चैरिटेबल एक्टिविटीज से जुड़ा था और बाद में हमास की पॉलिटिकल विंग से जुड़ गया। समय के साथ हमास में हानिया की अहमियत बढ़ती गई और दूसरे इंतिफादा के दौरान वह हमास के शीर्ष नेतृत्व की नज़रों में आ गया। साल 2006 में गाज़ा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हानिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाज़ा में अपने प्रतिद्वंदी संगठन फतेह के साथ हमास के मतभेद बढ़े और साल 2007 में हुए हिंसक संघर्ष के बाद फतेह को गाज़ा पट्टी का इलाका छोड़ना पड़ा और फतेह वेस्ट बैंक तक ही सीमित रह गया। फतेह के गाज़ा छोड़ने के बाद गाज़ा में हमास को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। इसके बाद हमास और इजराइल में संघर्ष बढ़ा। इस्माइल हानिया बीते कुछ वर्षों से हमास और फतेह के बीच सुलह कराने की कोशिशों में जुटा था। अब इस्माइल हानिया की मौत से हमास को बड़ा झटका लगा है और यकीनन इजरायली सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने पड़ोसी देश ईरान में हानिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इजराइल ने ईरान पर आतंकी हमला किया। इलाके में इजराइल की दादागिरी बढ़ती जा रही है, इससे शांति की कोशिशें कमज़ोर पड़ेंगी। हानिया की मौत के शोक में ईरान ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने कहा कि इसके पहले 4 बार उनके पिता की हत्या की कोशिश की गई थी। अल्लाह ने उन्हें शहादत बख्शी है। उन्होंने हमेशा फ़िलिस्तीन की एकता पर काम किया। उनकी हत्या हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती। फ़िलिस्तीन की आज़ादी तक हम लड़ते रहेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने हानिया की हत्या का जिम्मेदार इजराइल को ठहराते हुए कहा है
कि इजराइल ने हमला करके अपनी मुसीबत बढ़ाई है। हानिया को ईरान की ज़मीन पर मारा गया है। वह हमारा मेहमान था और इसलिए उनकी मौत का बदला लेना हमारा फ़र्ज़ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हानिया की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि इस हत्या से फ़िलिस्तीनियों का हौसला नहीं टूटेगा। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। रूस ने कहा है कि ये राजनीतिक हत्या है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम हानिया की मौत का विरोध करते हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसको जघन्य अपराध करार दिया है और कतर ने कहा है कि यह एक जघन्य अपराध है। इजराइल गाज़ा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ये पूछे जाने पर कि क्या हानिया की हत्या में इजराइल का हाथ है और क्या अमेरिका को इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमास के लीडर, हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या का शक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर जताया जा रहा है। हानिया की उसके अपार्टमेंट में हत्या की गई। मोसाद ने इसके पहले भी ईरान में कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स को अंजाम दिया है, जिसमें तेहरान के कई शीर्ष अधिकारी और नेता शामिल हैं। हानिया की हत्या तब हुई है जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शपथ ली है। ईरानी IRGC ने कहा है कि हानिया और उसके एक गार्ड की हत्या तेहरान स्थित उसके अपार्टमेंट में कर दी गई है। हिजबुल्लाह से संबंधित समाचार साइट अल मायादीन ने दावा किया कि इजराइल ने उन्हें मार डाला है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी यानी इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद का हाथ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई टिप्पणी इस पर नहीं की है, लेकिन इसके पहले भी मोसाद पर इजराइल में कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं। मोसाद का हिब्रू में पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। वह अमन यानी सैन्य खुफिया और शिन बेट यानी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इजराइल के 3 प्रमुख खुफिया संगठनों में से एक है। मोसाद विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने, खुफिया विश्लेषण और गुप्त अभियानों से संबंधित है। दिसंबर 1949 में समन्वय संस्थान यानी कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित मोसाद ब्रिटिश शासनादेश अवधि के दौरान फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य बलों की खुफिया शाखा का उत्तराधिकारी था। रूवेन शिलोवा को मोसाद के पहले डायरेक्टर के रूप में चुना गया था। वह इजराइल की स्थापना के बाद स्पेशल ऑपरेशंस और गुप्त कूटनीति में शामिल थे। इसके बाद मोसाद ने कई देशों में अपने सफल खुफिया अभियान चलाए। यहाँ हम आपको बताएंगे मोसाद के कुछ चर्चित खुफिया अभियानों के बारे में। पहला अभियान है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 27 जून 1976 को इजरायली यात्रियों से भरे फ्रांस के एक यात्री विमान का अरब के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश युगांडा से अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला था। युगांडा के एतेम्बे हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया के सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन में गिना जाता है। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के भाई जोनाथन नेतान्याहू भी शामिल हुए थे। हालांकि उनकी ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। दूसरा ऑपरेशन है जब मोसाद ने रूसी MiG-21 लड़ाकू विमान को चुराया। दोस्तों, मोसाद को रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को चुराने का तमगा भी मिला हुआ है। MiG-21 60 के दशक में दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। यह फाइटर प्लेन इतना तेज था कि अमेरिका को भी इससे डर लगता था। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई और उसे अंजाम देने का काम मोसाद को सौंपा गया। पहली कोशिश में पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1962 में मोसाद के एक एजेंट को इजिप्ट में फांसी दे दी गई। मोसाद ने दूसरी कोशिश इराक में की।
लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। 1964 में मोसाद की एक महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजराइल लाने के लिए मना लिया। दोस्तों, तीसरा अभियान है म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के हत्यारों की हत्या। मोसाद ने 1972 में हुए म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को कई देशों में ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। मोसाद के इस बदले की कार्रवाई की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का आरोप ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। मोसाद की लिस्ट में 11 टेररिस्ट थे जो म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छुप गए थे, लेकिन मोसाद ने 10 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों को खोजकर मार दिया। कहा जाता है कि मोसाद ने सभी 11 आतंकवादियों को 11 गोलियां मारी थीं। दोस्तों, मोसाद का अगला ऑपरेशन अर्जेंटीना में हुआ। 11 मई 1960 को अर्जेंटीना से नाजी युद्ध अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ एकमैन का अपहरण करके मोसाद ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी भनक अर्जेंटीना को तब लगी जब इजराइल ने खुद इसका ऐलान करके बताया। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को लेकर इजराइल आई। बाद में एकमैन पर यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमा चलाया गया, ट्रायल चलाया गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। इस मिशन को मोसाद के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था, जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छुपे एडोल्फ एकमैन को ढूंढ निकाला। और अगली घटना जो मोसाद के नाम पर है वो है यासर अराफात की एक करीबी सहयोगी की हत्या। मोसाद ने फिलिस्तीन के प्रसिद्ध नेता यासर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वज़ीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था और यह फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों का सरगना माना जाता था, जिसके इशारे पर इजराइल में कई हमले हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 30 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। ये एजेंट एक एक करके टूरिस्ट के रूप में ट्यूनीशिया पहुंचे, जहां उन्होंने अबू जिहाद के घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने उसको 70 गोलियां मारी। उस समय ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इजरायली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे मोसाद के कुछ चर्चित ऑपरेशंस, जो ये बताता है कि इजराइल और मोसाद अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उसके दुश्मन छुपे होते हैं, पनाह ले रखे होते हैं, उनको ढूंढ कर वो कभी न कभी मौत के घाट उतार ही देता है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।